हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। जल्दी आएंगे सभी बच्चे, क्या हाल चाल है। हेलो जस। 2 मिनट में शुरू करते हैं बस, है ना, 2 मिनट में। जरा पानी पी लूँ, है ना। 2 मिनट में शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों आज क्या पढ़ना है बताएंगे सर। जस ओबोराय। ओके यार, तुमने नाम अपना जस ओबोराय लिख रखा है ना, तो जस ओबोराय ही समझ में आता मुझे। कोई बात नहीं, की बात है। सारे बच्चे जल्दी आ जाएंगे। यस सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई, बहुत देर हो गई, अब सभी बच्चों को आना था जो आ चुके हैं। अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त क्लास। चले दोस्तों, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है, जो हमारी है सारे बच्चे सुनेंगे सर। चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, शानदार चैप्टर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर बुक 1 का भाई। ये मजा आने वाला है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, है ना। तो इसके बारे में हमें जो सीखना है वो सीखना है बाबू लोग, कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, साथ 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 उनको किन लोगों ने बनाया।
देखता हूँ पीपीटी यहाँ पे है या नहीं है, 1 मिनट वेट करेंगे वैसे ना, पीपीटी से भी कुछ तुम्हें पढ़ा दूंगा मैं। सर्च का ऑप्शन कहाँ है भाई? वन, चलो कोई नहीं, अगली क्लास में पीपीटी से करेंगे। इसमें दिख नहीं रही पीपीटी है ना, तो मुझे ईमेल से लेनी पड़ेगी ना। तो सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि भैया कुछ उसूल, कुछ आदर्श, जैसे बच्चन साहब के पिक्चर थी ना, उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, क्या मिला तुम्हारे इन उसूल तुम्हारे आदर्श से, ठीक है ना। तो वो जो बच्चन साहब एक फिल्म में कह रहे हैं अपने भाई से, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये सबसे ऊपर ही आता है ना, इंडिया का सबसे फेमस डायलॉग, है ना, उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे, क्या मिला तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श से। तो ये जो सीन है, ठीक है, इसमें वो कह रहा है सीन में कि मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं कोई रिश्वत का काम करूं। तो बच्चन साहब कह रहे हैं क्या मिला तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श से। तो अगर हम उसूल और आदर्श को, बाबू अगर हम उसूल और आदर्श को, सेलिन भाई आज पहुंच जाएगी समरी नोट सारे, एक बार ग्रुप पे डाल देना कि सर समरी नोट्स वगैरह भेजो, तो आज पहुंच जाएंगे। तो उसूल और आदर्श को अगर मैं बोलूं तो उन्हें टेक्निकल भाषा में बोला जाता है प्रिंसिपल्स। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल हो गए हमारे उसूल और आदर्श। अब ये जो उसूल और आदर्श है इंसानी होते हैं, भाई मेरे कुछ उसूल है, मेरे कुछ आदर्श है ना, लेकिन वो मेरे अपने उसूल आदर्श है, वो तुम्हारे ऊपर थोपे नहीं जा सकते। लेकिन कुछ उसूल और आदर्श क्या होते हैं सर? मैनेजमेंट के भी होते हैं, है ना। उसूल आदर्श क्या होते हैं? मैनेजमेंट के भी होते हैं। अब भाई जो तुम्हारे उसूल हैं आदर्श हैं वो बड़े पर्सनल, बिल्कुल किसी भी, सबके अलग अलग हो सकते हैं। भाई एक बंदा कहता है कि भाई मैं कभी भी कोई चीज फ्री में नहीं लेता भाई, या तो मैं पैसा दूंगा या फिर मैं लूंगा नहीं, मुझे फ्री का माल बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मुझे फ्री का माल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट। तो मेरे उसूल है, राइट। तो भैया अब तो अगर कोई भी चीज मुझे किसी को गिफ्ट करनी होगी तो पहले मैं परिवार को गिफ्ट करता हूं, फिर कुछ गिफ्ट होगा तो मैं अपने लिए खरीदता हूं। तो ये मेरे आदर्श है। तो उसूल और आदर्श यानी एक तरीके से प्रिंसिपल। अब यही कुछ उसूल आदर्श हमारे कंपनी पे भी लगने चाहिए, ये उसूल आदर्श हमारे कंपनी पे भी लगने चाहिए और ये कंपनी पे जब लगेंगे, ठीक है ना, तो वो बन जाते हैं प्रिंसिपल। तो उसूल आदर्श जो हमारी कंपनी पे लगने चाहिए और जब वो कंपनी पे लग जाते हैं तो बन जाएंगे हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक है दोस्तों। अब ये आते वक्त सर आपने प्रिंसिपल नाम तो ले लिया, एक बार मुझे बता तो दो कि जो प्रिंसिपल आपने नाम ले लिया है ये एक्चुअली में होते किस प्रकार के हैं। अब भाई जैसे, अब भाई जैसे अगर किसी को कोई पैसा देना है, अब भाई अगर कैसे किसी को कोई पैसा देना है ना, तो पैसा किस फॉर्म में दिया जाएगा? अगर किसी को कोई पैसा देना है तो पैसा किस फॉर्म में दिया जाएगा? सर पैसे के बदले, ठीक है, मैंने उससे क्या सेवाएं ली हैं, पैसे के बदले मैंने उससे क्या चीजें खरीदी हैं, तो वो कैसे दिया जाए, उसने मेरे लिए क्या काम किया है। तो एक उसूल और एक प्रिंसिपल बनाया गया कि भाई जिंदगी में अगर अपने एम्प्लॉय के साथ ईमानदारी निभानी है और अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय के साथ ईमानदारी निभानी है और अपने एम्प्लॉय को क्या करना है? सेटिस्फाई रखना है, अपने ग्राहक को सेटिस्फाई रखना है। तो एक काम करना, कभी भी किसी से बेईमानी का पैसा मत लेना, कभी भी किसी से ओवर प्राइस चार्ज मत करना, हमेशा क्या करना? हमेशा रखना, ठीक है, फेयर प्राइस। हमेशा क्या रखना? फेयर प्राइस, फेयर प्राइस। ठीक है, तो क्या रखेंगे? फेयर प्राइस। तो एक उसूल बनाया हेनरी फ्योल ने जिसका नाम रखा
फेयर सैलरी या फेयर रेमुनरेशन, फेयर सैलरी या फेयर रेमुनरेशन। अब ये जो फेयर सैलरी और फेयर रेमुनरेशन वाली बात है, अब ये जो फेयर सैलरी और फेयर रेमुनरेशन वाली बात है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी की फेयर सैलरी कभी भी आप इंडिया में क्या कहीं भी पूरी दुनिया में फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इस बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए तो 1 लाख फिक्स, इस बंदे की सैलरी अगर है ना राइट 2 लाख है तो 2 लाख फिक्स नहीं कर सकते। एक मिनट जरा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। एक मिनट जरा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, यस, ऐसे तुम खड़े हो ना भैया, तो उस मम्मी या कोई निकल के आएगा, उनको दे दो पार्सल। हाँ बेल बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े एक बार मैं पूछ, कितने रुपए हैं? एक बार मैं बात कर लेता हूँ मैं, आप घंटी बजा दो एक बार। ठीक। एक मिनट और, सोच, एक मिनट। आप पार्सल आ गया है, मेरा पार्सल बस रख लो। वो पोर्टर पेमेंट मांग रहा है, पेमेंट दे दो चलो। हाँ गया, गया, चलो ठीक है।
चले दोस्तों इधर ध्यान देंगे। तो फिक्स सैलरी, अब किसी को अगर हम फिक्स सैलरी बोल दें कि भाई तेरी सैलरी 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो उसकी सैलरी जो फिक्स होगी, हाँ मैं भेज दूंगा पक्का। मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा तो सब बच्चे टेक्स्ट भेज पाएंगे, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, है ना, राइट। तो उसकी सैलरी बताओ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है क्या उसकी सैलरी। चलो पहले ग्रुप ओपन कर देता हूं तुम्हारा। चैम्प BST ग्रुप परमिशन सेंड मैसेज, ठीक है, मैंने ग्रुप खोल दिया है दोस्तों, है ना। तो भाई उसकी सैलरी जो होगी फिक्स सैलरी, अब इधर ध्यान देंगे। तो फेयर सैलरी, फेयर रेम्युनरेशन, ठीक है, डिपेंड होगी कि भाई वो CA है, IIT है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो किस जगह पर काम कर रहा है, ये सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं उसकी सैलरी के ऊपर। भाई अगर तुम्हें सियाचिन बॉर्डर भेज दिया जाए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो भाई जान लोगे क्या मेरी। सीरिया भेज दो मुझे, पता लगा बम पटाखे कहीं भी फट जाएंगे, है कि नहीं बात, तो जान लोगे मेरी। जापान भेज दिया, वहां भूकंप आते रहते हैं, तो जान लोगे मेरी। तो रिस्की एरिया जितना होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी, कंफर्टेबल एरिया जितना होगा उतनी थोड़ी कम सैलरी होगी। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है उसके हिसाब से सैलरी होगी, है ना, राइट। एक्सपेंसेस, उसका एक्सपीरियंस कितना है उसके हिसाब से सैलरी होगी। लेकिन इसलिए सैलरी कभी फिक्स नहीं होती। तो प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल हमारा ये निकल के आया कि जो भी सैलरी होनी है, जो भी सैलरी होनी है, जो भी सैलरी होनी है, वो फेयर होनी है, फेयर होनी है, फेयर होनी है। यानी कि ईमानदारी के हिसाब से अगर हिंदी में बोलूं तो जितना काम आपने किया है उतना दाम, जितना काम आपने किया है उतना दाम आपको मिल जाना चाहिए। इसे बोलते हैं फेयर रेम्युनरेशन, फेयर रेम्युनरेशन, है ना, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है अमाउंट शुड बी पेड, अमाउंट शुड बी पेड, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को उतना अमाउंट पे करना चाहिए, है ना, जिससे एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर हैप्पी, दोनों खुश हो, दोनों सेटिस्फाइड हो। और एम्प्लॉय को ये पता लग जाए कि मुझे मेरे काम की बिल्कुल सही सही जितना उतना दाम होना चाहिए, जितना मैंने काम किया उतना दाम मिला है। तो ये हम बोलते हैं फेयर रेम्युनरेशन। ये प्रिंसिपल बनाया, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए जो हमारे कोर्स में 14 प्रिंसिपल है कि भाई इस तरह के प्रिंसिपल से कहते हैं कि किसी भी इंप्लॉय को अगर विद्रोह करने से बचाना है, किसी भी इंप्लॉय को अगर विद्रोह करने से बचाना है ठीक है, किसी भी इंप्लॉय को अगर विद्रोह करने से बचाना है तो फेयर रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी, फेयर रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी। अब ये बात ही आती है कि ये किसने बनाया ये काम, ये किसने सलाह दे दी कि फेयर रेम्युनरेशन होनी चाहिए, या ऐसा क्या हुआ कि इससे इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कि सही सैलरी देने से, सही पैसा देने से सामने वाला बंदा ईमानदार रहता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए इनको बोला गया एक्सपेरिमेंट ऑन, है ना, ह्यूमन, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन, जिसकी वजह से ऐसे प्रिंसिपल निकल के आए। जैसे हमने भाई साइंस में पढ़ा था ना कि साइंस के प्रिंसिपल तो स्टैटिक होते हैं, यहां के नहीं होते क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे होते हैं। अब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं बाबू? प्रिंसिपल्स बोला जाता है। यानी कि जब भी कोई प्रिंसिपल डिराइव करना होता है, कोई प्रिंसिपल बनाना होता है, तो प्रिंसिपल बनाते टाइम पे, जैसे फेयर रेम्युनरेशन बनाया, तो कोई भी प्रिंसिपल, जैसे फेयर रेम्युनरेशन बनाया, तो फेयर रेम्युनरेशन प्रिंसिपल बनाते टाइम पे, है ना, तो फेयर रेम्युनरेशन का प्रिंसिपल बनाते टाइम पर दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि अगर हम जीवन में कोई भी प्रिंसिपल बनाएंगे तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है ऑब्जर्वेशन। साथ साथ लिखना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सीयूईटी में भी क्वेश्चन आ जाता है इसका। ऑब्जर्वेशन, पहले हमें चेक करना ऑब्जर्वेशन, यानी हमें ऑब्जर्व करना है कि ह्यूमन क्या कर रहा है।
ठीक है ना। किसको ऑब्जर्व करना? ह्यूमन को। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट, कुछ इवेंट को ऑब्जर्व करता है कि जैसे भाई मैंने अगर किसी से काम कराया ज्यादा 10 घंटे और उसे मैंने कहा 500 रुपए दूंगा, तो वो नाराज हो गया, कहने लगा भाई इनके पास दोबारा काम करने नहीं आऊंगा, 10 घंटे काम कराते हैं 500 देते हैं। आजकल तो 600-700 रुपए ईट, सर पे ईट ढोने वाली लेबर के भी हो जाते हैं, सर पे ईट ढोने वाली लेबर के भी जाते हैं। तो मैनेजमेंट ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट एंड एनालाइज देम टू गेट गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर, है ना। कुछ इवेंट को मैनेजमेंट ऑब्जर्व करता है और एनालाइज करता है कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, और उस एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें वो एक गाइडलाइन बना देता है कि भाई अगर हम ऐसा फ्यूचर में करेंगे तो ये हमें फायदा होगा, और अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो यानी किसी भी प्रिंसिपल को, जैसे फेयर रेम्युनेशन में भाई अगर मैंने काम कराया 10 घंटे और पैसा दे रहा हूं उससे कम, तो हमें ये दिक्कत आ सकती है कि अगली बार वो बंदा हमारा काम नहीं करेगा या नाराज रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जब भी कोई प्रिंसिपल बनाएंगे कि भाई मुझे प्रिंसिपल बनाना है कि मुझे अपने एम्प्लॉय को हमेशा सैलरी बिल्कुल अच्छी देनी है जिससे वो हमारी कंपनी की बुराई भी ना करे, लॉयल भी रहे और मन लगाए काम करे। तो दूसरा तरीका होता है ऑब्जर्व करने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व करने के साथ साथ बाबू एक्सपेरिमेंट मतलब कि वो क्या करते हैं? डेवलप गाइडलाइन कि भाई मुझे गाइडलाइन डेवलप करनी है फॉर रेम्यूनरेशन या फॉर सैलरी। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब फेयर सैलरी, कि जब भी मैं किसी बंदे को सैलरी दूंगा या रेम्यूनरेशन दूंगा, पैसा दूंगा, है ना, तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि उसका काम कितना बेहतर है और वो कितना स्किल्ड पर्सन है, उसके हिसाब से मैं उसको नापूंगा, उसके हिसाब से उसको पैसा दूंगा। रैंडम पैसा, कम पैसा, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, फेयर, ताकि उसको भी लगे यार मेरे काम की इतनी ही वैल्यू है। तो डेवलप गाइडलाइन फॉर रेम्यूनरेशन थ्रू experiment on ह्यूमंस, कि मैं किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं? ह्यूमंस के ऊपर, है ना। कहां पर? इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है ना। तो मैं अलग अलग देश में जाके, अलग अलग कंपनी में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा ह्यूमन के ऊपर कि भाई देख, मैं अगर इस काम का इसको इस पे इतना पैसा देता हूं तो ये नाराज होता है, इस काम का अगर मैं इसको इतना पैसा देता हूं तो ये बोलता है पागल आदमी इतना ज्यादा पैसा दे रहा है, ये इस काम का अगर मैं इस बंदे को इतना पैसा देता हूं तो समझ जाता है कि यार मुझे इतना ही मिल सकता है। फिर इतने डिफरेंट कंट्रीज में जाकर, डिफरेंट कंपनीज में जाकर जब ये इंसानों के ऊपर ऑब्जर्वेशन की गई, इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जब ये एक्सपेरिमेंट लगभग सेम रिजल्ट देते हैं, इफ दीज एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड सेम रिजल्ट, कि भाई इंडिया में जाओगे तो इतना पैसा एक नॉर्मल बंदे इतने में काम कर देता है, वो बुरा भी नहीं मानता, उसे ऐसे लगता बहुत ज्यादा मिल गया। तो जब सेम रिजल्ट देते हैं इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे भाई कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अगर वो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर किसी भी कंपनी में जाता है तो उसको देखते हैं उसकी फेयर रेम्यूनरेशन की रेंज कितनी है। तो कहता है भाई जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मुझे लगता है 1 से 1.5 लाख के बीच में मेरी सैलरी होनी चाहिए, चलो मेरे को 5 लाख रुपए महीना मत दो, पर 1 से 1.5 लाख के बीच में तो मुझे मिलना चाहिए, इतना तो मैं वैल्यू रखता हूँ। और वो ये भी देखता है कि भाई कोई 50,000 रुपए देगा ना, 50,000 रुपए देगा, 60,000 रुपए देगा, 40,000 रुपए देगा, तो मैं भैया उसके नौकरी, उसका जॉब नहीं करूंगा, उसका काम ही नहीं करूंगा। इतनी वैल्यू थोड़ी रहेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, खोपड़ी खाली हो गई मेरी, पढ़ के उसके बाद तो 50-60,000 रुपए तो सेल्समैन भी कमा रहा है, मैं नहीं करूंगा उसकी नौकरी। तो उसके दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन होती है कि सैलरी पैकेज कितना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो अगर सेम रिजल्ट
अगर हम वेरी करते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हर कंपनी किसी भी सीए को ऑफर करती है, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट खुशी खुशी काम करने के लिए जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया पूरे देश में, पूरी कंट्री में, पूरे कंपनीज में, तो उन सब रिजल्ट को जब देखा गया कि भाई सेम रिजल्ट आ रहा है, सारे सीए काम करने के लिए तैयार है इतनी रेंज में, तो वो क्या हो जाता है, तो उसको क्या बना देते हैं, दे बिकम, फिर उस ऑब्जर्वेशन को, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बनाते हैं, दे बिकम, या कह दो देन सच गाइडलाइंस, जो हमने गाइडलाइन निकाली, देन सच गाइडलाइंस बन जाती हैं प्रिंसिपल, सच गाइडलाइंस बन जाती है प्रिंसिपल, देन सच गाइडलाइंस बिकम प्रिंसिपल, सच गाइडलाइंस बिकम प्रिंसिपल्स। जल्दी बोलेंगे और सारे बच्चे कि सर नोट कर लिया, मजा आ गया सर, बोलो। इसके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बालक कह रहे हैं सर नोट कर लिया है, यस सर नोट कर लिया है, यस सर रिटर्न सर, ज्ञान है ना। इस पे एमसीक्यू बन जाता है। अब इस पे क्या बन जाएगा, एमसीक्यू बन जाएगा कि हाउ, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, या एमसीक्यू बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिराइव्ड, बताओ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे डिराइव होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, और ये तुम्हें बना के आना पड़ेगा। बोलो भैया, समझ में आ गई बात, यस सर। तो देखो ये लिखिए बात, इसका मतलब सबसे खतरनाक बात, क्या ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फिक्स है कि इतनी ही सैलरी होगी, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, सर ये फिक्स नहीं होते कि सैलरी इतनी ही होगी, इतनी ही होगी, बाबू ऐसा फिक्स नहीं होते, ऐसा नहीं होता, सैलरी इतनी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसा ये फिक्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ गाइडलाइन है, ये सिर्फ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगला आज का पहला एमसीक्यू, प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड गाइडलाइन। तो भाई ये चीट कोड याद रखेंगे, विच प्रोवाइड गाइडलाइन, ये चीट कोड याद रखेंगे कि अगर आ गया फंडामेंटल ट्रूथ, तो प्रिंसिपल फंडामेंटल ट्रूथ है, सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है कि फिक्स थोपी जाए, ये सच्चाई ऐसी है कि आपको गाइडलाइन मिलेगी, सच्चाई ऐसी है आपको गाइडलाइन मिलेगी, है ना। आपको फेयर रेम्युनरेशन देनी है, ये नहीं बताएंगे फेयर रेम्युनरेशन कितनी देनी है, देखो आपको भाई फेयर रेम्युनरेशन देनी है, किसी भी इंसान को फेयर सैलरी देनी है, तो ये नहीं बताएंगे इतनी देनी है भाई, 1 लाख देनी है, 2 लाख देनी है, 5 लाख देनी है, 10 लाख देनी है, नहीं, ये बताएंगे देनी है, और जो दोगे आप बिल्कुल सही देना, नाप तोल के देना। तो इन्होंने गाइडलाइन ये बताई कि सही देना, नाप तोल के देना, ये नहीं बताया कितनी देना, तो इसलिए बोलते हैं प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन। और ये गाइडलाइन कैसे मिली बनी भाई, अगला एमसीक्यू, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जो मैंने तुम्हें ऊपर लिखवा दी। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये एक भाई प्रैक्टिकल केस है जो आज तक सुलझा नहीं है बाबू, प्रैक्टिकल केस है जो आज तक सुलझा नहीं है। प्रैक्टिकल केस है जो आज तक सुलझा नहीं है। सर क्यों नहीं सुलझा, एक कंपनी इंडिया में आई थी वोडाफोन, तो वोडाफोन नीदरलैंड की कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी थी, वो जब इंडिया में आई 2007 में, तो 2007 में इंडिया में जब एंटर किया, तो ये बात टैक्सेशन की है जो मैं टैक्स वाले बच्चों को पढ़ाता हूं वैसे, पर 2007 में जब इंडिया में एंटर किया, तो वोडाफोन के ऊपर केस चला कि वोडाफोन ने, ठीक है ना, कम से कम 7, ये देखो लिखा है 7,900 रुपए का टैक्स, 7,900 रुपए का टैक्स नहीं दिया, तो उन्हें 7,900 रुपए का टैक्स देना चाहिए, उन्हें 7,900 रुपए का टैक्स देना चाहिए। अब बताएंगे भाई, है ना। अब जब ये केस कोर्ट में पहुंचा,
तो इंडियन कोर्ट ने ये माना कि भाई सच में 7,000 करोड़ रुपए का टैक्स देना बनता है, इतना टैक्स है, 16,000 करोड़ का ब्याज बनता है और इतनी पेनल्टी बनती है, यानी टोटल अमाउंट ने खोपड़ी घुमा दी वोडाफोन कंपनी की। तो 16 और 8 एक तरीके से है ना, 8 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 8 है ना, यानी 32, यानी लगभग 32,000 करोड़ रुपए वोडाफोन को देने हैं भाई। 32,000 करोड़ रुपए वोडाफोन वाले जमीन में लेट गए, भैया क्या कर रहे हो तुम, 32,000 करोड़ रुपए बोलने से पहले सोच तो लो कितना पैसा बोल रहे हो। जिस बंदे ने ये बात कोर्ट में प्रूफ कर दी है ना कि भाई सच में इतना पैसा तो देना बनता है, जिस बंदे ने ये बात प्रूफ कर दी वो बंदा था इनकम टैक्स की पोस्ट का, इनकम टैक्स ऑफिसर से नीचे पोस्ट का। इसके ऊपर बहुत सारी पोस्ट होती हैं है ना बाबू, इसके ऊपर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इनकम टैक्स के ऊपर कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर मेन कमिश्नर होता है, ठीक है ना, फिर चीफ कमिश्नर होता है, इस तरीके से। तो भाई इसके बीच में भी और होता है ना, एडिशनल कमिश्नर होता है। ऐसे 6-7 हायरार्की के बाद आप कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की पोस्ट पे पहुंचते हो और पूरा जीवन लग जाता है, यानी कि कम से कम 20-30 साल की एक्सपीरियंस लग जाता है इस हाई लेवल पर पहुंचने के लिए, इनकम टैक्स का कमिश्नर बनने के लिए। भाई उस भाई ने जितनी 32,000 करोड़ रुपए की, फिर वोडाफोन इस केस को ले गए इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल कोर्ट में अब केस चल रहा है आजकल यूके में, तो ये यूके में केस चल रहा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन यूके। लेकिन जिसने वोडाफोन वालों की बैंड बजा दी, जिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने वोडाफोन वालों की बैंड बजा दी 32,000 करोड़ की लायबिलिटी निकाल के कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को 32,000 करोड़ का फायदा कराऊंगा मैं, उस बंदे को बिना किसी एक्सपीरियंस से आईटीओ से उठाकर कमिश्नर बना दिया, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि उसने इस केस को प्रूफ करने के लिए 1200 पेज की चार्जशीट डाल करी, 1200 पेज की चार्जशीट, कि मैं 1200 पेज में ये प्रूफ कर दूंगा, मैं 1200 पेज में ये प्रूफ कर दूंगा कि वोडाफोन ने बेईमानी की है, वोडाफोन ने इनकम टैक्स चुराया, वोडाफोन को 32,000 करोड़ का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। भाई जो बंदा 1200 पेज लिख डाले, जो बंदा 1200 पेज लिख डाले तो वो काबिलियत रखता है। अब यहां वोडाफोन ने ना उसका एक्सपीरियंस देखा, ना ही वोडाफोन ने उसका डिग्री देखी, बिना एक्सपीरियंस और बिना डिग्री के उसको हाई लेवल पे पहुंचा दिया। यानी उन्होंने गाइडलाइन बना दी कि जो भयंकर केस सॉल्व कर देंगे, जो करोड़ों हजारों करोड़ के केस सॉल्व कर देंगे, उनको बिना एक्सपीरियंस बिना डिग्री के हम हाई पोस्ट दे देंगे। तो यानी कि प्रिंसिपल डिराइव होते हैं इस तरीके से। प्रिंसिपल कोई भगवान ने नहीं उतारे, प्रिंसिपल हम एक्सपीरियंस से डिराइव करते हैं, तो प्रिंसिपल डिराइव होते हैं इस तरीके से। ये लिखी बात। कुछ कंपनीज में सीनियरिटी के बेस पर पोजीशन मिलती है, कुछ कंपनी में डिग्री के बेस पर प्रमोशन मिलता है, और कुछ कंपनी में केस सॉल्व करने के बेस पर, केस सॉल्व करने के बेस पर डिसीजन मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रमोशन दो, प्रिंसिपल ये बोलता है प्रमोशन दो, तो प्रिंसिपल कहता है बस हम कहते हैं प्रमोशन दो, गाइडलाइन है एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलना चाहिए। अब प्रमोशन कैसे देना है ये तुम्हारी मर्जी है, हम तो गाइडलाइन बताएंगे ये कर लो। अब वो कैसे करना है, एक्सपीरियंस के बेस पे करना है तुम्हारी मर्जी है, मेरिट के बेस पे करना है तुम्हारी मर्जी है, एजुकेशन के बेस पे करना है तुम्हारी मर्जी है। जैसे इस भाई ने केस सॉल्व कर दिया, केस सॉल्व के बेस पे करना है तो भाई तुम्हारी मर्जी है। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? बोलो रे कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है और बहुत मजा आया सुन के, और क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आपने दी। तो भाई ये होता है बिजनेस स्टडीज में, हमेशा खुद को क्या रखो, दुरुस्त रखो और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ चलो, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ चलो। पता नहीं कौन सा प्रैक्टिकल सवाल, कौन सा प्रैक्टिकल केस तुम्हारे एग्जाम में और सीयूईटी में पूछ लिया जाए। फिर अगला झगड़ा ये हुआ कि सर ये बता दो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या होता है।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और बाबू साइंस के प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में और साइंस के, सब बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया सर। देखो, एक तो पता लग गया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल गाइडलाइंस होते हैं और साइंस के प्रिंसिपल गाइडलाइन नहीं होते, बता देते हैं भाई ये करना है। पहला, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमेशा क्या होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। सर कैसी चीजों को चेंज कर सकते हैं हम? भाई प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ये बोलता है कि सही सही दाम दो, सही सैलरी दो। तो पर्सन टू पर्सन, ए बाबू, ए बेट, ओ नीली टी शर्ट वाले भैया सीधे बैठो, पर्सन टू पर्सन आप उसको मोल्ड कर सकते हो। एक पर्सन को 1 लाख दे दिए, एक को 20,000 दे दिए, एक को 1.5 लाख भी दे दिए, तो पर्सन टू पर्सन। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल हमेशा क्या होते हैं? हमने चैप्टर नंबर 1 में बोला, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। भैया H2O को मिलाओगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है, वही बनेगा जो बनना चाहिए। अगला, इनकी टेस्टिंग कहां होती है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की टेस्टिंग होती है ह्यूमंस पर, ह्यूमन बिहेवियर। और साइंस के प्रिंसिपल की टेस्टिंग होती है लेबोरेटरीज में। अगला डिफरेंस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगा है ह्यूमन कि भैया इतना पैसा इसको भाता है नहीं भाता, कहीं ये कम तो नहीं सोच रहा। और साइंस में तो भैया वो तो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, केमिकल वाले। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब होते हैं? है ना, ये एप्लीकेबल कैसे होते हैं? बताओ। बोलो। है ना, तो सर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कैसे होते हैं सर? ये होते हैं बिहेवियर पर, ये होते हैं बिहेवियर पर, बिहेवियर पर। तो लिखो, दे आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दे आर अप्लाई एज पर सिचुएशन, दे आर अप्लाई एज पर सिचुएशन, एज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है ना। इनके साइंस में क्या होते हैं? साइंस के प्रिंसिपल एब्सोल्युटली अप्लाई होते हैं, जैसे होते हैं। दे अप्लाई एब्सोल्युटली, एकदम स्टैटिक मैनर। ठीक है, जल्दी नोट कर लेंगे। जल्दी बोलो भाई, नोट कर लिया? और जल्दी। यस सर, बच्चे कह रहे हैं सर नोट कर लिया है। यस सर, अब चलते हैं सर इस कॉन्सेप्ट के बाद कि जब हमें पता लगी बात कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो एक दो प्रिंसिपल मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं तुमको कुछ एमसीक्यू और आपके चीट कोड्स और सीपी। तो सबसे पहले
सबसे पहले जो प्रिंसिपल निकाला, बहुत ही शानदार जानदार व्यक्ति ने निकाला, इनका नाम था हेनरी फ्योल। अगली क्लास में थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा कि ये कौन थे पीपीटी में, क्योंकि अभी पीपीटी है नहीं, पीपीटी लगा के अगली क्लास में बताऊंगा कि भाई हेनरी फ्योल क्या करते थे। लेकिन हेनरी फ्योल जो करते थे इसलिए उनको बोला गया फादर ऑफ पापा। लगाइए पड़ेगा पापा, पापा पापा थे वो। पापा किसके पापा? अपने बच्चों के तो थे ही पापा, लेकिन वो पापा थे जर्नल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो कई बार ये एमसीक्यू में आ जाता है कि हेनरी फ्योल क्या थे, तो हम लिखेंगे हेनरी फ्योल थे पापा ऑफ जनरल मैनेजमेंट, पापा ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, कि जनरल मैनेजमेंट यानी कि जनरल चीजें बताते थे। तो हेनरी फ्योल सर ने हमें 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल दिए, यानी कि एक तरीके से 14 गाइडलाइंस दी। हेनरी फ्योल अंकल जी ने हमें 14 गाइडलाइंस दी। अपनी कंपनी में ये चीजें फॉलो करोगे तो कंपनी जोरदार चलेगी, जबरदस्त चलेगी, कभी कंपनी पीछे नहीं रहेगी, हमेशा तुम हमेशा टॉप पे रहोगे, हमेशा टॉप पे रहोगे। ठीक है बाबू, ठीक है, हमेशा टॉप पे रहोगे, राइट। इसे बोला गया हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल हुए, उनको ने सबसे पहला प्रिंसिपल जो दिया, बहुत जोरदार प्रिंसिपल सबसे पहला, और उन्होंने कहा हमेशा अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सारे काम कोई बंदा खुद नहीं करेगा, काम को बांटना चाहिए, काम को बांटना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, एग्जाम में देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा इस प्रिंसिपल के ऊपर, एमसीक्यू और केस स्टडी। अब एग्जाम में केस स्टडी ऐसे बनेगी, इन मैकडी, साथ साथ लिखना, कैशियर, डिशवॉशर, बिलिंग पर्सन एटसेट्रा आर डिफरेंट पर्सन। ये सारे लोग अलग अलग पर्सन है, राइट। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय मैकडी। मतलब बाबू क्या आंसर दूं? सब लोगों ने अलग अलग काम पकड़ रखा है, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया? सब लोगों ने अलग अलग काम पकड़ रखा है, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया? सारे मेरे प्यारे प्यारे बालक बताएंगे, सब लोगों ने अलग अलग काम पकड़ रखा है, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया? आंसर आया सही वालों का, बिल्कुल सही। डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब जब से डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, जब ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, तो अगला सवाल बचा कौन सा प्रिंसिपल ओवरलैपिंग होने से बचाता है? विच प्रिंसिपल प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ये ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बचाता है कि भाई ओवरलैप ना हो काम, मेरा एक काम एक जैसा हो, वही काम सेम रिपीट ना हो जाए? तो इसका भी आंसर होगा डिवीजन ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग नहीं होता, काम को डिवाइड करके चलते हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होता। ठीक है, राइट, इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अगर मैंने डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो इसके कुछ फायदे होंगे और इसके कुछ नुकसान होंगे। मतलब फायदे होंगे या फिर नुकसान होगा अगर फायदा नहीं, अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा। तो समझे क्या लिखना है? डिवीजन ऑफ वर्क।
पहला, अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया, डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो किया, यानी काम को बांटा, है ना, और काम को बांटकर काम लोगों से करवाया, तो इसका पहला पॉजिटिव इंपैक्ट होगा एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज। इसका दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उस काम में, स्पेशलिस्ट इन वर्क, है ना। अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं किया, यानी इसका मतलब ये नहीं कि डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो नुकसान होगा, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो नुकसान होगा, इसका मतलब ये नहीं कि डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो नुकसान होगा। कभी भी किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, नुकसान कब होता है? नुकसान कब होता है? डिवीजन ऑफ वर्क अगर फॉलो नहीं किया, अगर फॉलो नहीं किया, तो क्या नुकसान होगा? बताओ, तो क्या नुकसान होगा बताओ? सेम, इसका रिवर्स कर दो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी डिक्रीज, पहला नुकसान। अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो फायदा, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं किया तो नुकसान। दूसरा, लैक ऑफ स्पेशलिटी। तीसरा नुकसान, टाइम वेस्ट, ओवरलैपिंग होगा तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब ये है कभी भी किसी भी प्रिंसिपल का, कभी भी किसी भी प्रिंसिपल का कोई नुकसान नहीं होता, हमेशा प्रिंसिपल का फायदा होता है। तो नुकसान कब होता है सर? तो सर नुकसान कब होता है? नेगेटिव पॉइंट कब आता है? नुकसान कब होता है? नेगेटिव पॉइंट कब आता है? नुकसान कब होता है? नेगेटिव पॉइंट कब आता है? जब मैं उस प्रिंसिपल को फॉलो ना करूं। फॉलो करूंगा तो हमेशा फायदा होगा, फॉलो करूंगा तो हमेशा फायदा होगा, फॉलो करूंगा तो हमेशा फायदा होगा, फॉलो करूंगा तो हमेशा फायदा होगा। फॉलो करके कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान कब होगा? अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, अगर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, फॉलो करके कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये हमने क्या पढ़ लिया सर? ये हमने पढ़ लिया डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अगला देखो, उम्मीद है साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते जा रहे होंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है सर अगला कॉन्सेप्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू कमांड सबऑर्डिनेट, पावर टू गिव ऑर्डर या पावर टू कमांड, पावर टू कमांड सबऑर्डिनेट, पावर टू गिव ऑर्डर या पावर टू कमांड सबऑर्डिनेट। ठीक है, समझ गई बात? और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आता है ड्यूटी टू परफॉर्म, ड्यूटी टू परफॉर्म। तो ये आता है बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये लिखा ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हुई ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, और अथॉरिटी का मतलब हुआ राइट टू गिव ऑर्डर। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म और राइट टू गिव ऑर्डर। अब इसमें देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है और कैसा एमसीक्यू और कैसा केस बनेगा। इसमें सवाल आएगा बाबू, मारुति वांट, साथ साथ लिखना, मारुति वांट टू प्रोड्यूस 2 लाख कार्स, it gives responsibility
उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टू प्रोडक्शन मैनेजर, बट not give power to take रॉ मटेरियल। मतलब भाई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तू कार बना, लेकिन उसको पावर नहीं दी कि तू रॉ मटेरियल निकाल ले। विच प्रिंसिपल इज लैकिंग? तो आपको एग्जाम में लिखना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग। कि अथॉरिटी दे दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे। अब बात आई, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके या इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करके क्या फायदे नुकसान होने वाले हैं, है ना? तो साथ साथ लिखेंगे। अगर भाई हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया, अपनी कंपनी में अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया कि जिसको पावर दी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है, उसको पावर भी दी। अगर हमने ये फॉलो किया है दोनों, तो क्या होगा? पहला फायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, दूसरा फायदा नो मिसयूज ऑफ पावर, अगर फॉलो नहीं किया, अगर आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करी, पावर बांट दी तो बांट ही दी, जिम्मेदारी दी तो उसको ऊपर के वाले की तरह, है ना, जिम्मेदारी दी पावर नहीं दी, तो एक्सेस पावर, अगर आपने किसी बंदे को एक्सेस पावर दे दी और जिम्मेदारी कम दी तो उसका मिसयूज कर लिया जाएगा। दूसरा नेगेटिव, अगर किसी को एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसको पावर नहीं दी, जैसे ये वाला केस है ना, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर पावर नहीं दी, तो वो बंदा क्या नहीं कर पाएगा? परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जूनियर मे नॉट परफॉर्म, कि भाई वो जूनियर बंदा है ना, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जूनियर बंदा परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाएगा। समझ गए बाबू? बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इस तरह के प्रिंसिपल हमें पढ़ते चलने हैं, और इस तरह के केस स्टडीज एमसीक्यू तुम्हें अपने एग्जाम में और सीयूटी में देखने के लिए मिलेंगे। राइट, अभी मैंने 2 पढ़ा दिए, यानी 12 प्रिंसिपल बाकी हैं। अब कितने प्रिंसिपल बाकी हैं? 12। सेम ऐसी 12 के 12 प्रिंसिपल अगली क्लास में हम कवर कर देंगे। यानी कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान आसान प्रिंसिपल है, छोटे छोटे प्रिंसिपल है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट लिखते जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट लिखते जाना है। तो हम ये 12 के 12 प्रिंसिपल जैसे कवर कर लेंगे अगली क्लास में, आपका ये एक हेनरी फ्योल सर के प्रिंसिपल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ गई सर? हाँ, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको पता होना चाहिए केस स्टडी बनेगी कैसे बनेगी, क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा तो क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा तो क्या होता है। ध्यान से इसको देख के, है ना, राइट चलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीक्रेट कोड नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल, अब इसके मैं प्रिंसिपल्स के सीक्रेट कोड लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंसिपल्स के सीक्रेट कोड मैं तुम्हें लिखवा दूंगा कि डिवीजन ऑफ वर्क आएगा तो कैसे चीट कोड होते हैं एमसीक्यू के, केस स्टडी के। अगर क्या कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो कैसे चीट कोड होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के नहीं होते, प्रिंसिपल के चीट कोड लिखवा दूंगा। चलिए, तो सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक चैप्टर को रिवाइज करेंगे, पहला वाला चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हाँ, मैंने ग्रुप खोल दिया है, ग्रुप पे एक बार मैसेज डाल देना कि सर समरी नोट्स, एक्स्ट्रा पीडीएफ, एक्स्ट्रा केस स्टडी मैं आपको भेज दूंगा, एक्स्ट्रा एमसीक्यू, एक्स्ट्रा पीडीएफ, एक्स्ट्रा केस स्टडी, समरी नोट्स, ये सारे मैं आपको भेज दूंगा, चारों चीजें। तो एक बार ग्रुप पे मुझे रिमाइंड दिला देंगे। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।